दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक में आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक भले ही समय कुछ गिरावट की चपेट में हो, लेकिन यहाँ पे जो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि आने वाले समय इरडा में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। यहाँ पे मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव हुआ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या इरडा में इस लेवल पे हमें ख़रीदारी करनी चाहिए या फिर इस स्टॉक से अब हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है, लेकिन अपनी ऊपरी प्राइस से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका, क्योंकि ये 310 के ऊपर चला गया था। अब इस समय 260 के आसपास है। क्या इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे किया जा सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा के कारोबार की बात करें तो इस समय 12:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत हुई 264 पर। शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, क्लोजिंग कल की 262 के आसपास थी। इंट्राडे में 265 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग और आज बाजार में लगभग सभी शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है और इस वजह से 258 का लो बना है। इस समय प्राइस इसकी लो के आसपास है, 258 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1.72% की गिरावट है, हो सकता है गिरावट कुछ और बढ़े। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इरडा ने नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट में जो बदलाव उसमें आप देख सकते हो, डॉक्टर रमेश चंद्रा शर्मा जो जनरल मैनेजर फाइनेंस और अकाउंट थे, उनको अपने कार्यकाल से मुक्त किया जा रहा है और देख सकते हो 31 जुलाई 2024 से वो अब अपने पद पे नहीं रहेंगे। उसके पीछे वजह कि उनका जो समय है कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब आप देखते हो वो रिटायर्ड हो रहे हैं और इसी वजह से उनको अब उनके पदभार से मुक्त किया जा रहा है। तो देख सकते हो 31 जुलाई 2024 से अब वो अपने काम पे नहीं रहेंगे। आप देख सकते हो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब वो सेवानिवृत्त हो रहे। तो इसी वजह से यहाँ पे मैनेजमेंट में दूसरी अपॉइंटमेंट होगी उनकी जगह पे। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार ने जो गोल सेट किया है कि आने वाले 2030 तक जितने कॉरपोरेट हाउस है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनको 30% ग्रीन एनर्जी सेक्टर के माध्यम से अपने ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करना होगा। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट जारी हुई है उस रिपोर्ट में कहा गया कि मात्र 5% ही इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के माध्यम से कर रहे हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस के माध्यम से इस मामले में कमी रह गई है। तो रिपोर्ट में कहा गया कि अभी भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो मात्र 5% ही ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि अभी इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। तो सरकार ने यहाँ पे जो एक तरह से टारगेट सेट किया है कॉरपोरेट हाउस के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो टारगेट से भी बहुत पीछे रह गए। तो क्लाइमेट रिस्क हॉरिजन रिपोर्ट की तरफ से जो कहा गया है कि अभी इस मामले में बहुत पीछे है और इनको आगे बढ़ना होगा। तो जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करने वाली इंडस्ट्रीज है, जिसमें आप देखो सीमेंट सेक्टर, स्टील इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, इन सब को यहाँ पे आने वाले समय में अपने ऊर्जा की ज़रूरत को ग्रीन एनर्जी के माध्यम से पूरा करना होगा ताकि जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। अभी फिलहाल देखो तो स्टील इंडस्ट्री की बात करें, जिसमें JSW और टाटा स्टील जैसी कंपनियां अभी भी मात्र 0.05% ही रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो इसमें अरविंद और वेल्सपन जैसी कंपनियां 3% इस समय ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने में। तो सरकार ग्रीन एनर्जी सेक्टर को अपनाने के लिए ज़बरदस्त खर्च कर रही है। सरकार देख सकते सोलर प्रोजेक्ट के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये का खर्च कर चुकी है लास्ट ईयर भी। तो अब आने वाले समय सरकार इसको और थोड़ी सख्ती से कदम उठाने होंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर जल्दी से जल्दी ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करना शुरू करें। तो ऐसे में ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे अपने रुझान को बढ़ाएंगे, ये क्लियरली दिख सकता है कि आने वाले समय इरडा को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए जो फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम तो इरडा ही करती है। अब यहाँ पे एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फाइनेंसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए यहाँ पे एक मैरोकॉम इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी समिट हुआ 2024, जिसके दौरान देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित कंपनियां और रिन्यूएबल सेक्टर से संबंधित कंपनियों ने इस पैनल में बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, आने वाले समय के क्या संभावना उसको डिस्कस किया है।
तो यहाँ पे पैनल में देखें तो प्रणब कुमार सिन्हा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, मंजरी भालेराव जो चीफ जनरल मैनेजर है एक्सिम बैंक, इसके अलावा हितेश पालीवाल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जोनल हेड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इसके अलावा विक्रम सेठ जो हेड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग न्यू एज के। तो यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जिसमें आने वाले समय किस तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड किया जाए। तो ये 2 दिन का आप देखें तो ये समिट है जो दिल्ली में हो रहा है, जिसमें पहले दिन देखें तो इसमें जो सीईओ है इंडिया सन प्योर टेक्नोलॉजी, दूसरे और भी बहुत सारे एनर्जी सब ने यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी ली है और आने वाले समय में किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर को प्रोवाइड किया जाए इसके ऊपर बातचीत चल रही है। तो कुल मिला के आने वाले समय में ग्रीन सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने के लिए सरकार की तरफ से कमर कस लिया और ऐसे में आने वाले समय इरडा को बेनिफिट डेफिनेटली हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि इरडा में दाव लगाया जाए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये जो सारी रिपोर्ट है इशारा करी है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आने वाले समय एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने की तैयारी है। 2030 तक इस सेक्टर के लिए सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही है, उसका फल देखने को मिलेगा और ऐसे में इरडा की प्राइस बढ़ सकती है। वैसे इसका बिजनेस तो ऑलरेडी ज़बरदस्त बढ़ ही रहा है। अब यहाँ पे देख दो कि इस बार 2024 में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार ने क्या क्या ऐलान किए। सरकार का फोकस है आने वाले समय में इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना है, यानी इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा और इस ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा और इंडिया के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की जो सब व्यवस्था है उसके ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से की जाएगी। यानी जो इंडस्ट्रियाँ है वो फ्यूल की जगह पे जो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी उसकी जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे, उसके माध्यम से ही सारे के सारी इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, उन सब के लिए सरकार चाहती है कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाए फ्यूल के रूप में। यह एक क्लीन एनर्जी होगी और इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। तो देख सकते हो कि सरकार ने बजट में काफ़ी बड़े ऐलान किए। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए इस बार काफ़ी बड़े ऐलान किए गए। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए सरकार ने बहुत सारी नई स्कीमें भी लाई है। स्पेशली देखें तो यहाँ पे मेड इन इंडिया के तहत जो भी इक्विपमेंट बनाया उसके लिए सरकार ने काफ़ी बड़ी राहत दी है। PLI स्कीम का बेनिफिट भी यहाँ पे बिल्कुल दिया जा रहा है। तो ग्लोबल लीडरशिप बनने चाहते हैं इंडिया ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। आत्मनिर्भर बनने के लिए ग्रीन एनर्जी सेक्टर इंडिया का सबसे बड़ा जरिया होगा, जिससे इंडिया आने वाले समय 2047 तक विकसित भारत बन सकता है। तो कुल मिला के इसमें सरकार ने इस बार देखें तो किस तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, डिस्कॉम को मजबूत करना है और देख सकते हो कि इसकी वजह से सरकार ने काफ़ी बड़े फैसले लिए। तो इंडिया आने वाले 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर चला जाएगा और 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का लक्ष्य रखा है। और देख सकते कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अंडर पेरिस एग्रीमेंट जो बनाया गया है UNFCCC एग्रीमेंट, जिसके तहत इंडिया ने अपना कमिटमेंट किया है और इसीलिए सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू की है। इसका मतलब ये कि 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। इसमें सरकार का पूरा सहयोग होगा, जिससे आप देख लो कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण होगा और जो परंपरागत ऊर्जा है उसकी जगह पे क्लीन एनर्जी ले लेगा। तो देख सकते हो कि सरकार ने जो कोशिश की है इसका आने वाले समय नतीजा पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये सरकार की जो मंशा है इस सेक्टर को बूस्ट देने की और ऐसे में आने वाले समय बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा इस सेक्टर को और इरडा जैसी ग्रीन फाइनेंस कंपनियों को भी पूरा फायदा होगा। ऐसे में काफ़ी अच्छा मौका है इरडा जैसे शेयर में दाव लगाने का। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय निवेश न करें क्योंकि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना हुआ, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही इस समय डिप में खरीदारी का मौका तलाशे। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 260 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 257 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ जाती है तो 253 तक जाता हुआ दिखाई देगा स्टॉक। पॉजिटिव माहौल बना तो 266 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर ले तो 271 तक जाएगा स्टॉक। तेजी और जा रही है तो फिर 273 तक जा सकता है। ऐसे में आप लॉन्ग टर्म के लिए ही स्टॉक में निवेश के बारे में सोचें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।